उसको रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ते। ठीक है, इंटरफेरेंस बोली नहीं कोई भी भैया। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस जब भी इंटरफेरेंस बोलेंगे तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी क्या होगी इनकी, सेम। क्या होनी चाहिए? तो भैया एक स्लिट ये थी, यहां से y1 वेव निकली, y1 की वेव की इक्वेशन क्या थी, a sin ओमेगा टी। यहां से दूसरी स्लिट से दूसरी वेव निकली जिसकी इक्वेशन क्या थी, b sin ओमेगा टी प्लस पाई। पाई क्या है भैया, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी पहली वेव की, तो के ए स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, के बी स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर सुपरपोजिशन, आफ्टर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के बाद क्या होगा, नई वेव जो बनेगी वो दोनों y1 प्लस y2 के सम के बराबर है। y की वैल्यू क्या थी, y क्या है, a साइन ओमेगा टी, और y2 की वैल्यू क्या है, b साइन ओमेगा टी प्लस पाई। y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी, b साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन ओमेगा टी कॉस पाई, कॉस ओमेगा टी साइन पाई। ये देखिए भैया, y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस बी की मल्टीप्लाई कर दो b साइन ओमेगा टी कॉस पाई, b कॉस ओमेगा टी साइन फाई। याद है? उसके बाद यहां से हमने साइन ओमेगा टी क्या किया, कॉमन ले लिया, काट दिया, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी कॉस फाई प्लस ये क्या होगा, b साइन फाई कॉस ओमेगा टी, कॉस, इसकी जगह पर मैंने क्या एज्यूम कर लिया, r साइन था तो कॉस थीटा एज्यूम कर लिया, इसकी जगह पर मैंने क्या करता, कॉस था तो क्या लिया, r साइन थीटा यूज कर लिया। तो y इक्वल्स में क्या होगा, इसको एज इट इज लिख दीजिए, साइन ओमेगा टी, ये क्या होगा, r कॉस थीटा प्लस ये क्या होगा, r साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। r कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो y इक्वल्स में क्या हो जाएगा, क्या होगा भैया, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। थीटा ये क्या है भैया, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो मुझे नहीं पता, और ये क्या है, इनिशियल फेज, ये भी मुझे नहीं पता, किसका, रिजल्टेंट वेव का। तो भैया हमने क्या किया, आर की कैलकुलेशन के लिए आर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया दोनों साइड में, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया और दोनों का ऐड कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकंड है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो उसका भी करना पड़ेगा, ए प्लस बी का कॉस फाइव का होल स्क्वायर, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो उसका भी करना पड़ेगा, बी साइन फाइव का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव, याद है आपको। फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड निकालता, क्या निकालता, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सॉरी एम्पलीट्यूड तो निकाल लिया हमने, ये एम्पलीट्यूड है, जो आपकी नई वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, और अपने को निकालना है यहां पर इंटेंसिटी, क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी तो अपने को पता है भैया, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, के आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू भैया देखिए, आर की वैल्यू ये है तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट काट दीजिए, क्या होगा, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। ठीक है, तो आई आर इक्वल्स में क्या होगा आपका, के ए स्क्वायर के बी स्क्वायर 2 कॉस फाइव, है ना। फिर उसके बाद आई आर क्या होगा, क्या आई ए क्या हुआ, I1 क्या हो गया, I1 ये क्या हो गया,
I2, और आपको पता है आपने k को क्या लिख दिया, अंडर रूट के, और a को क्या लिख दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर, और b को क्या लिख दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस फाइव। तो भैया इसको लिख दिया आई आर इक्वल्स टू में I1 I2 टू अंडर रूट के और ए स्क्वायर को एक साथ लिखे तो के स्क्वायर हो गया, और के और बी स्क्वायर को लिख दिया अंडर रूट के बी स्क्वायर कॉस फाइव। तो भैया आई आर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2, ये क्या हुआ, अंडर रूट I1, ये क्या हो गया, अंडर रूट I2 कॉस फाइव। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था 1 घंटे में, ठीक है, अभी पढ़ा दिया 5 मिनट में, ठीक है। अच्छा यहां पर अब देखिए, अब जो मेन नया टॉपिक आज का मतलब चालू हो रहा है अपना, ठीक है, वो ये है, वो ये बोल रहा है कि भैया हमने देखा वी नो क्या, आई आर क्या निकला, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 कॉस फाइव, ये था। मैंने देखा पहली वेव की इंटेंसिटी क्या मेरी I1 है, क्या है, पहली वेव की इंटेंसिटी क्या मेरी I1, दूसरी क्या है I2, पहली वेव की इंटेंसिटी क्या है I1, दूसरी क्या है। तो भैया एक बात ध्यान में रखना कि जो आपका रिजल्ट वेव की इंटेंसिटी आ रही है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है, बताइए बताइए। मैंने कहा मैंने 2 वेव यूज कर रखी है, एक I1 एक I2, दोनों का इंटरफेरेंस है क्या बनेगा, मैक्सिमा या मिनिमा। तो वो किसकी वजह से बन रहा है, कॉस फाई की वजह से। अगर कॉस फाई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो इंटेंसिटी क्या आएगी, मैक्सिमम, क्योंकि आप I1 I2 तो यूज ही कर रहे हो ना, तो ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा। तो ये अगर मैं मान लीजिए इसको हटा दूं, ठीक है, ये भूल जाइए, तो इतना तो सब कुछ होगा ना। अगर मैं I1 I2 यूज कर रहा हूं तो फॉर्मूला तो बन ही गया अपना। तो मान लिया I1 है तो I1 की वैल्यू यहां पर रखो, I2 की वैल्यू यहां पर रखो, यहां पर भी I1 रखो, यहां पर भी I2 रखो। तो मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड किस पे कर रहा है, कॉस फाई पे। मतलब जो भी इसमें अंदर बदलाव आ रहा है ना, मैक्सिमम में क्या होता है, यही क्या होता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और मिनिमम में यही इंटेंसिटी क्या होता है, मिनिमम हो जाती है। तो वही I1 I2 यूज कर रहे हो ना। दिक्कत कहां आ रही है कि एक बार जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम जा रही है और एक बार इंटेंसिटी क्या हो रही है, मिनिमम हो जा रही है। तो भैया I1 I2 वही यूज कर रहे हो, तो यहां पर जो एक जगह मैक्सिमम हो जा रही है और एक बार मिनिमम हो जा रही है, वो डिपेंड कर रहा है कॉस फाई पे। क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस फैक्टर, इंटरफेरेंस फैक्टर, ध्यान दीजिए, ठीक है। जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा, जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा तो आपकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगा, क्या बनेगा, और जब कॉस फाई मिनिमम होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम बनेगी और डार्क फ्रिंज बनेगा, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए बड़ा आसान है ये, ठीक है, देखिए अब ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं मेन टॉपिक की, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, किसकी, तो भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, रुक जाइए भी समझ लीजिए केवल, क्योंकि समझना ज्यादा मैटर करता है इसमें, लिख लोगे बाद में थोड़ा टाइम लग जाएगा, दिक्कत। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, किसकी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, किसकी, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अब ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम किस कब होगी, जब कॉस फाई क्या होगा, मैक्सिमम। इंटेंसिटी मैक्सिमम, और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ध्यान दीजिए थोड़ी मैथ से, यहां पर कॉस फाई मैक्सिमम होता है तो इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब इंटेंसिटी कॉस फाई मैक्सिमम कब होता है, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1। क्या होनी चाहिए, कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। क्या होती है, अब कॉस फाई +1 कब कब आता है, तो भैया जब कॉस या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, इस ऑर्डर में अगर कॉस के साथ ये एंगल लगे हैं तो आपकी कॉस की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, +1। और जब कॉस +1 आएगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, और क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा, अब समझिएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। तो हमने लिख दिया कॉस फाई इक्वल्स टू में, देखिए 0 है, फिर क्या है, 2 पाई है, फिर क्या है, 4 पाई है, फिर क्या है,
6 पाई है, तो इसको हम लिख के सकते हैं cos 2n पाई। क्या लिख सकते हैं इसको? n की वैल्यू देखिए, यहां पर n क्या है, 0 1 2 डॉट 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 आगे। अगर cos की वैल्यू 0 रखो तो क्या होगा? cos की वैल्यू 0 रखो तो क्या होगा? cos की वैल्यू 0 रखो तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? +1। cos की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू तो क्या हो गया? 2 पाई। cos 2 पाई क्या होता है? 1। n की वैल्यू 2 रखो, cos 4 पाई, वो भी क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि भैया जब भी आपका ये एंगल होगा 2n पाई, तो आपके cos पाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। cos पाई 1 आएगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? ये क्या होगा? तो हमने क्या लिख दिया? फाई इक्वल्स में क्या लिख दिया? 2n पाई। और इसको क्या लिखते हो? फाई इक्वल्स टू में 0 रखोगे तो क्या होगा? 0। 1 रखोगे तो क्या होगा? 2 पाई। 2 रखोगे तो क्या होगा? 4 पाई। 3 रखोगे तो क्या होगा? 6 पाई। समझ गया? यानी अगर दो, ध्यान दीजिएगा भैया, मेरी बात को समझिएगा, अगर आपका दो वेव्स के बीच में ये फेज डिफरेंस हो, अभी डायग्राम समझाऊंगा ना, डायग्राम बताऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जब दो वेव्स के बीच में या तो 0 का फेज डिफरेंस हो, या 2 पाई का फेज डिफरेंस हो, या 4 पाई का फेज डिफरेंस हो, या तो आपको क्या मिलने वाला है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मिलने वाला है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है यार? आपको बताया था मैंने, क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? बढ़ जाता है। इंटेंसिटी क्या होती है? अब देखिए कैसे होता है, एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कह दिया, अच्छा हाँ एक बात और ध्यान रखना, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। देखिए नोट में ये साइड में लिख रहा हूं मैं कि अगर एक वेव यहां से यहां का रास्ता तय करती है, यहां से स्टार्ट होती है और कहां पे आती है? ए पे, ओ से लेके ए पे आती है, तो ये ओ से लेके ए तक में कितना फेस कवर कर लेती है? 2 पाई का। कितना कर लेती है? और कितना पाथ कवर कर लेती है? पाथ मतलब ये दूरी कितनी कवर कर ली? लैम्डा। मतलब पाथ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ तो कहते हैं। तो यहां से यहां तक का फेस कितना होता है? 2 पाई का। और यहां से यहां तक का पाथ कितना होता है? लैम्डा का। तो हम कह सकते हैं 2 पाई बराबर में लैम्डा, यानी 2 पाई फेज में लैम्डा का लैम्डा 2 पाई जब फेस कवर करती है तो लैम्डा बराबर में पाथ कवर कर लेती है। समझे? जब एक वेव 2 पाई के बराबर का फेस कवर करती है तो वो लैम्डा का पाथ भी कवर कर लेती है, ये कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि पाई बराबर में लैम्डा बाय 2, यानी आधी वेव अगर यहां से यहां तक चलती है तो फेस कितना कवर करती है? पाई का। और पाथ कितना कवर करती है? लैम्डा बाय 2 का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये साइड में लिख देना। अब आते हैं इस पे, ठीक है, डायग्राम। डायग्राम समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने कह दिया फेस कितना है? फेज डिफरेंस कितना है भैया? 0। फेज डिफरेंस कितना है? मतलब दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? 0। अब 0 का मतलब समझ जाएगा, 0 कब मिलता है? जब एन की वैल्यू क्या हो? 0। क्या हो? और पाथ डिफरेंस भी क्या होगा भैया? आधा। देखिए चलो अभी बात में करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर दूंगा। अच्छा आपको बता दिया कि 2 पाई जहां पर दिखे वहां पर क्या लिख दोगे? लैम्डा। तो वो क्या बन जाएगा? पाथ। क्या बन जाएगा? 2 पाई जहां पर दिखे वहां पर लैम्डा लिख दोगे, या पाई जहां पर दिखे तो वहां पर लैम्डा बाय 2 लिख दोगे, तो वो चीज क्या बन जाएगी? पाथ। तो हम इसको लिख देते हैं, ये क्या है? 2 पाई है, तो इसके यहाँ पे क्या लिख दूं? लैम्डा लिख देता हूं, तो क्या होगा? एन लैम्डा। ये पाथ बन गया। क्या बन गया? पाथ। क्या बन गया? यानी वेव्स के बीच में, अब इसको अगर पाथ की बात करूं तो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू क्या है? 0। तो एन की, अभी सारा क्लियर हो जाएगा एक बार में, बस ध्यान रखना। एन की वैल्यू क्या है? पहले 0। तो 0 का पाथ हो, या लैम्डा का पाथ हो, या 2 लैम्डा का पाथ हो, या 3 लैम्डा का पाथ हो, तो आपको क्या मिलने वाला भैया? क्या मिलने वाला है? कंस्ट्रक्टिव। अब देखिए डायग्राम बता जा रहा हूं, सारी चीजें एक बार में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए फेज डी 0। देखो ना यहाँ पे फेज 0 कब मिलेगा? जब एन की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एन की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 रखो, तो फेज भी क्या होगा? 0, और पाथ भी क्या होगा? तो क्या मिलने वाला भैया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए कैसे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? क्रस्ट क्रस्ट से ओवरलैप करना चाहिए, ट्रफ ट्रफ से ओवरलैप करना चाहिए। देखिए मान लीजिए डायग्राम देखिए, एक वेव यहां से स्टार्ट कर रही है, यहां पर इसका फेस क्या है? 0, और यहां पर पाथ भी क्या होगा? इसका 0 होगा। अब यहीं से अगर आपकी दूसरी वेव भी स्टार्ट करती है, यहीं से अगर आपकी दूसरी वेव, फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए ये क्या कर रही है? एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। क्या कर रही है?
तो जब ये यहां पर चली, यहां पर दोनों वेव, येलो वाली वेव भी यहीं पर थी ओ पॉइंट पर, और व्हाइट वाली भी ओ पॉइंट पर ही थी, तो दोनों का फेस क्या होगा? जीरो। जीरो माइनस जीरो क्या होगा? जीरो, यानी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो। तो क्या बन रहा है भैया? दोनों के क्रस्ट क्रस्ट ओवरलैप कर रहे हैं और दोनों के ट्रफ ट्रफ, यानी क्या बन रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा यहां पर आए तो दोनों का फेस कितना हो गया? पाई पाई। दोनों का फेस कितना हो गया? पाई पाई का डिफरेंस क्या होता है? जीरो। यहां पर पहुंच गए बी पॉइंट पर, तो दोनों का फेस कितना हो गया? टू पाई का। कितना हो गया? तो दो डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस क्या है? जीरो। और जब दो वेव्स का फेज डिफरेंस जीरो होता है तो दोनों का क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ ओवरलैप करता है, और क्या बनता है भैया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब दूसरा डायग्राम देख लीजिए। फेस क्या है? अगला फेस क्या है? कंस्ट्रक्टिव देखना है, टू पाई। एन की वैल्यू क्या है? एक। और पार्ट डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा, क्योंकि टू पाई यहां पे आपका लिख दो लैम्डा। डायग्राम देखिए। अब डायग्राम का मीनिंग समझिए। एक, अब दोनों वेव के बीच में स्टार्टिंग में ही कितना पार्ट डिफरेंस है? फेज डिफरेंस है टू पाई का। कितना है? मतलब एक वेव यहां से यहां तक आ चुकी है, अभी दूसरी वेव नहीं आई है। एक वेव यहां से यहां तक आ चुकी है, अभी दूसरी वेव नहीं। जब ये वेव, येलो वाली वेव, अपनी अगली साइकिल स्टार्ट करती है, तभी इसी के साथ दूसरी वेव भी स्टार्ट कर देती है चलना। ऐसे अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पर येलो वाली वेव का फेस कितना होगा? टू पाई का। और जो पिंक वाली वेव है उसका फेस कितना होगा? जीरो। डिफरेंस क्या आ रहा है? टू पाई का। बी पॉइंट पर बात करूं तो बी पॉइंट पर येलो वाली वेव का फेस कितना होगा? फोर पाई का। कितना होगा? येलो वाली वेव का फेस कितना होगा? येलो वाली वेव का टू फोर पाई होगा, येलो का फेस टू पाई, और पिंक वाली का डिफरेंस कितना आ रहा है? यानी जब भी देखो यहां पर भी क्रस्ट क्रस्ट ओवरलैप कर रहा है और यहां पर भी ट्रफ ट्रफ, फिर क्या बन गया? कंस्ट्रक्टिव। और अगर आप पार्ट डिफरेंस की बात करो तो यहां से आते का पार्ट कितना होता है? लैम्डा बाई टू। यहां से आते का पार्ट डिफरेंस कितना है? तो अगर मैं येलो वाली वेव की बात करता हूं तो ए पॉइंट पर आने के लिए, ए पॉइंट पर जब मैं पहुंचा तो येलो वाली वेव ने कितना पार्ट डिफरेंस कवर कर लिया था? लैम्डा का। और पिंक वाली वहां से स्टार्ट करी थी, इसलिए इसका पाथ क्या था? जीरो। तो पार्ट डिफरेंस क्या रहा है? लैम्डा डिफरेंस का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस अगर टू पाई हो या पार्ट डिफरेंस अगर आपका लैम्डा हो तो वेव का क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ ओवरलैप करेगा, और क्या बनेगा भैया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, देखिए अगला डायग्राम देखिए। देखिए इफ फेज डिफरेंस क्या लेंगे मैंने? फोर पाई। क्या ले लिया? एन की वैल्यू क्या होगी? दो। और पार्ट डिफरेंस क्या होगा? टू लैम्डा। बनाइए डायग्राम अपनी कॉपी के पीछे जल्दी से। डायग्राम बनाइए कॉपी के। डायग्राम देखिए, जब आपकी पिंक वाली वेव इतना चल गई थी, एक पाई, दो पाई, तीन पाई, चार पाई, या लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा, क्या हो गया? टू लैम्डा। क्या हो गया? तो भैया जब ये अपनी अगली साइकिल करने लगी तभी इसके साथ दूसरी वेव निकली, और दूसरी वेव निकली जब यहां पर, तो फिर क्या हुआ? क्रस्ट क्रस्ट ज्वाइन हुआ, ट्रफ ट्रफ ज्वाइन हुआ। क्या बन गया भैया? कंस्ट्रक्टिव। समझ गए भैया? इसलिए आपका जीरो, टू पाई, फोर पाई, लैम्डा, टू पाई, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा पर क्या बनेगा? आपका हमेशा क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ ही पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस रहेगा, और यही मैच करेगा। ठीक है भैया, अब बात करता हूं भैया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गया? अच्छा, इसमें एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी देख लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्ट वेव। अगर मैं रिजल्ट वेव की इंटेंसिटी देखूं तो आपको पता है आई आर क्या है? देखिए आई वन, आई टू, टू अंडर रूट आई वन, आई टू, और आपको पता कॉस फाइव कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस फाइव की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? प्लस वन। क्या होती है? तो यहां पर इसके यहां पे प्लस वन रख दीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे? आई आर इक्वल्स टू में ओए अंडर रूट आई वन स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आई वन ही लिखेंगे। इसको देखो, इसको क्या लिखते हैं? आई वन को लिख देंगे अंडर रूट आई वन स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको लिख देंगे अंडर रूट आई टू, और ये क्या? टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू। तो भैया इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। यानी जब भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपकी जो
रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है वो यहां पे, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कई जगह पर ये लिखा होता है आई मैक्सिमा, कहीं लिखा है जहां पे लिखा होता है ये, तो आई मैक्सिमा की यहां पे क्या यूज करना है आपको, I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इन YDSC, अगर YDSE, अगर मैं YDSC की बात करूं तो आपने देखा था YDSC में आपने एक ही सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो YDSC में अगर एक ही सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों की इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो आई कर लीजिए, तो इंटेंसिटी कुल क्या होगी YDSC में, मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होगी आई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा भैया 2 अंडर रूट आई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 4i। देखिए पहले YDSC में अगर एक वेव की इंटेंसिटी क्या है आई है, तो उनके इंटरफेरेंस से जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी 4i, क्या हो जाएगा 4i। अच्छा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड में आपको पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करो तो cos फाई क्या होगा आपका +1 होगा, क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था आपको याद है R, तो क्या था अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई की वैल्यू क्या होगी +1, क्योंकि आप YDSC का वो कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये क्या होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और ये क्या होगा A प्लस बी। तो हम कह सकते हैं इन YDSC एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया मैक्सिमम, यहां पर क्या होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा जो कि एक दोनों एम्पलीट्यूड के सम के बराबर आएगा। ठीक है, अब देखिए इन YDSC में दोनों एक ही वेव होती है, YDSC में दोनों क्या होती है एक ही वेव होती है, तो A और B क्या होगा दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, उसकी वैल्यू क्या ले लिया x, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है यहां पर 2x के बराबर आएगा, क्या आएगा, ये आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खत्म हो गया। ठीक है भैया, अब बात करते हैं भैया डिस्ट्रक्टिव के, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूंगा तो आपको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, ध्यान दीजिए अब क्लियर होगा पूरी चीज, मिनिमम क्या हो जाएगी, अब इंटेंसिटी मिनिमम है तो किसकी वजह से मिनिमम होगी, cos फाई क्या होगा मिनिमम, क्योंकि I1 I2 तो हम यूज ही कर रहे हैं। अब ये cos फाई मिनिमम कब होता है, जब इसकी वैल्यू -1, और -1 कब कब आता है, जब भैया देखिए cos पाई हो या 3 पाई और 5 पाई, मैथ इधर में 5 पाई, ये वाले एंगल आपको दिख जाए cos के साथ तो आपको -1 ही आने, इसको हम लिखते हैं cos फाई इक्वल्स टू में cos, इसको लिखते हैं अगर मैं लिखूं 2n + 1 पाई, वेयर n इक्वल्स टू में क्या होगा 0 1 2। अब देखो 0 रखो तो क्या हुआ पाई आ गया, यहां पर 0 रखो तो क्या हो गया पाई आ गया, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, 1 रखो तो क्या हुआ 3 पाई आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी भैया, ये 3 हो गया 3 पाई की वैल्यू क्या होगी -1, 2 रखोगे तो क्या होगा 5 पाई आ गया, 2 4 1 5 5 5 पाई आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, तो भैया अपने को इस एंगल पर हमेशा cos की वैल्यू क्या होनी है -1, यानी फाई आपका क्या होना चाहिए 2n + 1 पाई, तो आपको क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या मिलेगा, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे पाई कोमा 3 पाई कोमा 5 पाई कोमा डॉट 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 7 पाई। ठीक है भैया, अच्छा फेज पाथ में कन्वर्ट कर दो, तो आपको पता है 2 लैम्डा था तो हमने 2 पाई था तो हमने उसको लैम्डा लिख दिया था, अब पाई है तो λ/2, तो पाथ में गया 2n + 1 और λ/2, हम कह सकते हैं इतना फेज, और इसको अगर फेज में पाथ में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 0 रखो यहां पर तो क्या होगा λ/2 आएगा, 3 λ/2 5 λ/2, ये पाथ हो ये और ये फेज हो तो आपको क्या मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव, क्या मिलने वाला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे बढ़ू, ठीक है, अब देखिए समझ गए, डायग्राम देखिए, डायग्राम फेस क्या है भैया, फेस क्या है पाई, एन की वैल्यू क्या है 0 और पाथ क्या होगा λ/2 का। देखिए एक वेव यहां से इतना ही चल पाई थी, जैसे ये नीचे जाने लगी तभी दूसरी वेव स्टार्ट हुई, दूसरी वेव कहां से स्टार्ट होगी ऊपर से स्टार्ट होगी, तो इसका क्रस्ट और इसका क्या हुआ ट्रफ मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा भैया डिस्ट्रक्टिव।
ये इसको क्या करेगा, काट देगा, क्या मिल गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा पहला डायग्राम ये हो गया, दूसरा डायग्राम देखिए, फाई क्या हो गया भैया, 3 पाई, एन क्या होगा 1, और पाथ क्या होगा भैया 3 लैम्डा बाय 2, क्या होगा। तो भैया देखिए डायग्राम कैसे बनेगा इसका, जब एक वेव 1 पाई 2 पाई 3 पाई कर चुकी थी और ये जब नीचे आ रही थी, तभी भैया इसके साथ दूसरी वेव स्टार्ट हो गई। दूसरी वेव कहां से स्टार्ट होगी भैया, ऊपर से, तो इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ मैच कर गया, इन्होंने फिर देव शुरू कर दिया, क्या बन गया, डिस्ट्रक्टिव। समझ गए भैया, ये हो गया। अब निकालना है भैया इसकी इंटेंसिटी, क्या निकालनी है, इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, cos फाई की वैल्यू क्या होगी, -1, क्या होगी, -1, तो देन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2, cos फाई की वैल्यू क्या होगी, इसमें डिस्ट्रक्टिव है -1, तो भैया इसे IR इक्वल्स में क्या हो जाएगा, I1 अंडर रूट में होल स्क्वायर, I2 अंडर रूट में होल स्क्वायर -2 √I1 √I2, इसको लिख दोगे IR इक्वल्स टू में √I1 माइनस √ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, इसको मिनिमम भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, इन YDSC की बात करूंगा, YDSC की बात करूंगा तो भैया क्या होगा, I1 बराबर में I2 बराबर में I, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमा, अब 0 आ जाएगा ना सीधा, ये भी है सेम, तो क्या होगा 0। YDSC में आपको पता है डायरेक्ट जहां पे डिस्ट्रक्टिव बनता था वहां पर इंटेंसिटी सीधा क्या होती थी, 0 आती थी। अच्छा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos फाई की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है भैया। तो I मिनिमा क्या लिखेंगे, R मिनिमा, तो क्या होगा भैया आपका A² प्लस B² प्लस 2AB cos फाई की वैल्यू क्या होगी, -1, तो इसको लिख दोगे A माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, अंडर रूट से कैंसिल होगा तो A माइनस बी हो गया। अच्छा इन YDSC A बराबर में B बराबर में X, ये भैया, तो R मिनिमा की वैल्यू क्या है, सीधा 0। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो भैया कोहेरेंट क्या होता है, जिससे इंटरफेरेंस होगा, जिससे इंटरफेरेंस हम करा रहे हो सब क्या है, कोहेरेंट है, और जिससे इंटरफेरेंस नहीं हो वो इनकोहेरेंट है। तो भैया कोहेरेंट जिससे इंटरफेरेंस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती है, बराबर, और हम कह सकते हैं फेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, और फेज डिफरेंस अगर होगा तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इनकोहेरेंट की बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल्स टू F1 इज नॉट इक्वल्स टू F2, फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर नहीं होगी, और फेज डिफरेंस होगा भी तो क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो भैया यही कराया था सुबह, मोनोक्रोमेटिक लाइट शुड बी, हाँ एंड लाइट शुड बी, फटाफट बैठ के कॉपी करो, शुड बी मोनोक्रोमेटिक, फटाफट करो भाई। चलो भैया ऑनलाइन वाले नोट्स मिल जाएंगे, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो बाकी